वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जहाँ तक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़, यानी कि ये चैपी रोग नहीं है। किसी भी प्रकार के चिन्ह अगर आपको लगे कि ये ब्लैक फंगस के जैसे लग रहे हैं, तुरंत ही आप आपके नज़दीकी जो भी डॉक्टर है या फैमिली फिजिशियन है उनको दिखा दीजिए। आयुष द्वारा प्रमाणित होम्योपैथिक मेडिसिन आर अवेलेबल एट माई क्लिनिक फॉर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। तो किसी को भी इंक्वायरी करनी है तो मैं मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ, यू कैन इंक्वायर ऑन दैट। अगर घर में 5 जन है, एक जन को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हुआ है, तो उनकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे टॉवेल है, नैपकिन है, उनके बर्तन है, हेयर कॉम है, ये सारी चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। इट इज़ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर। नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस। बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक। बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते होंगे दैट ब्लैक फंगस क्या है, कैसे फैलता है, किनको हो सकता है, कौन से कारणों की वजह से ब्लैक फंगस होता है, कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए, राइट। वैसे तो म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट एंड स्वीट में जो भी मेन बातें हैं ब्लैक फंगस के बारे में, वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर किसी को डिटेल में जानकारी चाहिए म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस पर क्लिक करना, तो आपको ब्लैक फंगस के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर म्यूकरमाइकोसिस। फर्स्ट इज जिनको कोरोना हुआ और अच्छे हो गए, और उसके बाद जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। इट इज़ बट ऑब्वियस कि जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो उनको किसी भी प्रकार के स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनके वाइटल ऑर्गन्स भी डेंजर जोन में रहते हैं। तो जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, राइट, और या कंट्रोल में नहीं रहता है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, राइट। दूसरा, जिनको कैंसर जैसी बीमारी है, राइट, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर चल रही है, तो उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तीसरा, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है, उनको हो सकता है। जिन्होंने स्टेम सेल प्रोसेस करवाई है, उनको हो सकता है, राइट। चौथा, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। सी, इम्यूनिटी तो हर जगह पे आती है, राइट। इम्यून सिस्टम अगर आपकी डाउन है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आपको बैक्टीरियल, फंगल, वायरल किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तुरंत ही लग जाएगा, राइट। तो उनको हो सकता है। पांचवा, जिन्होंने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स लिए हैं, जैसे कोरोना के ट्रीटमेंट में मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इंजेक्शंस लिए, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स लिए। जब हाई फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड बॉडी में जाता है, तो उस टाइम पे इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, और जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो जैसे मैंने आगे बोला, वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन तुरंत ही लग सकता है, राइट। तो जिन्होंने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड लिए हैं कोरोना के ट्रीटमेंट में, उनको ब्लैक फंगस हो सकती है। अभी ये भी बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। आप देखना, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सामने से इंजेक्शन स्टोर किए, राइट, और स्टॉक में भी रखे, राइट। कुछ लोगों ने सामने से, डॉक्टर ना बोल रहा है फिर भी इंजेक्शंस ले लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई है, राइट। ब्लैक में इंजेक्शंस मिलने लगे थे, राइट। 50,000 के इंजेक्शन भी लोगों ने स्टोर रखे घर पे। तो इंसान जब पैनिक जोन में होता है, डर में होता है, तो वो सोचता नहीं है कि भाई भविष्य क्या होगा। इंसान ने सोचा नहीं कि भाई इंजेक्शन लेने के बाद इसकी साइड इफेक्ट इन फ्यूचर कैसी हो सकती है, राइट। डॉक्टर ने भी दिए। 10% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने माल प्रैक्टिस की है। भले मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं सच बात बोलूँगी आज। मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स ने 2-3 दिन पेशेंट एडमिट हुए, तो तीसरे दिन ही रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए। 5वें-6ठे दिन तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड उनको देने लगे, राइट। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं बेचारे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेट किया, 4 दिन 5 दिन वेट किया, और उसके बाद इंजेक्शन स्टार्ट किए। दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ ट्रीटमेंट। आप पैनिक जोन में डॉक्टर्स कभी नहीं रह सकते, लेकिन मैंने देखा है 10% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत प्रैक्टिस की है, चाहे वो लंबे लंबे बिल बनाने का चक्कर हो, या चाहे लैक ऑफ नॉलेज हो, ये पता नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे केसेस बिगड़े हुए हैं।
जिनका ऑक्सीजन कंजम्पशन 90 to 93 था, वैसे लोग एडमिट हुए और उनको दूसरे दिन में ही सारे इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए गए। और उसके बाद क्या हुआ, 10वें दिन में शायद वो पेशेंट मर गया या फिर उनको आज ब्लैक फंगस हो चुका है, बिकॉज की प्रैक्टिस ही जो वे ऑफ ट्रीटमेंट ही बहुत ही शायद गलत था, राइट। तो जिन्होंने ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड वाली ट्रीटमेंट ली है उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। 5वां, जिन्होंने आर्टिफिशियल लेवल पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा लिया है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनको चढ़ाए गए कोरोना की ट्रीटमेंट में, आर्टिफिशियली जिन्होंने ऑक्सीजन कंज्यूम किया बहुत ही ज़्यादा बॉडी में, उनको ब्लैक फंगस जैसा इन्फेक्शन हो सकता है। अभी आप उसमें भी देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने पेशेंट्स देखे, ऑब्जर्व किए, हमने खुद एडवाइस की कि भाई आप घर पे ही ठीक हो सकते हो, घर पे ही ठीक हो सकते हो, लेकिन ऐसे पेशेंट ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा के बेड ढूंढे कि भाई हमको एडमिट कर दो, राइट। जो पेशेंट घर पे ही ठीक हो सकते थे, अपने आप से ही सामने से गए, वेंटिलेटर, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए, राइट। उनको पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ ऑक्सीजन लेने से, राइट, उसकी साइड इफेक्ट भी इन फ्यूचर हो सकती है। वी पीपल आर नॉट थिंकिंग, वी आर ऑलवेज इन शॉर्टकट थिंग। हमको सिर्फ हमेशा कुछ शॉर्टकट ही चाहिए कि चलो इंजेक्शन, ये मैंने तो आगे भी एक वीडियो बनाया था कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर नॉट सॉल्यूशन। आप ऐसा कुछ करिए कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स ने ऐसे वीडियो बनाया है जिस पे कहा गया है कि भाई आपको ऑक्सीजन ज़्यादा लेना है तो आप पानी पीजिए, आप अच्छे से फ्रूट्स सैलेड खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो, वातावरण में से ऑक्सीजन लीजिए, एक्सरसाइज करिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पल्ले कहाँ पड़ती है, राइट। इंसान जब पैनिक जोन में होता है तो ये नहीं सोच रहा है कि भाई इन फ्यूचर हम जो भी ट्रीटमेंट्स में से पास हो रहे हैं उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। अभी देखिए क्या हो रहा है, जिन्होंने आर्टिफिशियल लेवल पे ऑक्सीजन कंज्यूम किया है उनको ब्लैक फंगस जैसा इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो ये तो एक सीखने की बात है कि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट लीजिए, आप पहले सोचिए कि हम जो भी ट्रीटमेंट से पास हो रहे हैं वो ट्रीटमेंट से हमारी जो बॉडी है उसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कितने पुण्य के बाद हमको ये इंसान का अवतार मिला है, राइट। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, चलो इससे ठीक हो रहा है वो भी लो, इससे ठीक हो रहा है वो भी लो, रामदेव किट है वो भी लो, राइट, मिथिलिन ब्ल्यू है वो भी लो, जो भी आया सब कुछ हमने लिया, नींबू डालना है नाक में ये भी ले लो। लेकिन हम सोच नहीं रहे कि भाई चलो जो अच्छा है 100% आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, हम बिना कुछ सोचे समझे ही सब कुछ करते जा रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि हर चीज़ की आप जो भी कुछ कर रहे हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी साइड इफेक्ट हो सकती है और भविष्य में आपको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक रीज़न है जिसमें आर्टिफिशियल लेवल पे ऑक्सीजन लिया हो तो उनको भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है। छठा रीज़न है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आयरन कंज्यूम किया हो। आप देखना, जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी, तो इम्यूनिटी जब डाउन हुई, राइट, तो लोगों ने मल्टी वाइटामिन और आयरन टैबलेट्स देना चालू कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल एडवाइजर के, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर ही आयरन टैबलेट्स खाना चालू कर दिए, राइट। तो हम उसमें भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं कि भाई चलो मल्टी वाइटामिन टैबलेट ले लो, आयरन टैबलेट्स ले लो, राइट। ऐसे नहीं होता है। आप आयरन टैबलेट क्यों खा रहे हो? जिसमें से आयरन मिलता है वो चीज़ें खाइए। मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स क्यों इतनी ज़्यादा ले रहे हो, राइट। आप ऐसा फूड लीजिए, ऐसा खुराक लीजिए जिसमें सारे वाइटामिन हो, राइट, फ्रूट्स है, सैलेड है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट, बस टैबलेट ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मैंने ऑब्जर्व किया है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, टैबलेट खा लेते हैं, सोचते नहीं है कि भैया टैबलेट खाने के बाद क्या होगा तेरा। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, मैं तो हमेशा, मेरे पेशेंट्स भी जब आते हैं ना, तो कम से कम दवाई में ठीक हो या दवाई के बगैर कैसे ठीक हो, वो मेरा हमेशा माइंडसेट रहता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो एक डायग्नोसिस के लिए जाइए कि भाई आप डेंजर जोन में तो नहीं हो ना, राइट। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेडिसिन अगर दी जाती है आपको तो सब मत लीजिए, आप पहले उस पर अपना भी तो दिमाग लगाइए। पढ़े लिखे हो, राइट। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी कुछ चीज़ें तो समझ में आती है, राइट, कि बहुत ही ज़्यादा आप अगर
टैबलेट्स पे जी रहे हो या ऐसी चीज़ों पे जी रहे हो जो एक्स्ट्रा मेजर्स है, तो उस पे जीने से पहले आप देखिए कि कुदरत में भी क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है, और अगर है तो वही चीज़ लीजिए ना, राइट। आप क्यों आर्टिफिशियल सारी चीज़ें ले रहे हो, टैबलेट्स या मल्टीविटामिन टैबलेट? विटामिन नहीं मिलते हैं क्या? फूड में नहीं मिलते हैं मल्टीविटामिन, राइट? मिलते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आयन लिया है उनको भी हो सकता है। अभी कैसे चिन्ह होते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। कोरोना के बाद 15 डेज के बाद कुछ कुछ लोगों को लक्षण दिखते हैं। कैसे लक्षण दिखते हैं? जैसे नाक में और पेढ़ा जो होता है, ये गम्स, उसमें सूजन आ जाना। जो हमारे मजबूत दांत होते हैं वो भी हिलना चालू हो जाते हैं। दूसरा, हेडेक होता है, सिर दर्द हो सकता है किसी को। फिर जैसे जो हमारी जो ये गम्स की जो स्किन होती है ना, उसका कलर बदल सकता है, मतलब थोड़ा सा डल हो जाता है। फिर पेट में दर्द होना, उल्टी हो सकती है, बुखार आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, फिर जैसे सफोकेशन जैसी फीलिंग होती है। और जब भी ऐसे चिन्ह लगे आपको, तो आप आपके जो भी फैमिली फिजिशियन होते हैं या नज़दीकी कोई भी डॉक्टर होता है तो उसके पास चले जाइए, राइट। राह मत देखना, राइट। तो ये एक है। और सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है, तो वो भी मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा हुआ है कि भाई आपको अगर सावधानी बरतनी है तो सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट है जिनको कोरोना हुआ था, वो खास ध्यान रखें कि अपना डायबिटीज़ आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्टीरॉइड्स और ऑक्सीजन की जो भी कुछ ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर नहीं लीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर ही लीजिए, ऐसे वैसे मत ले लीजिए, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि स्वास्थ्य का स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, तो स्वस्थता और स्वच्छता ज़रूरी है, ऐसा बोला जाता है। तो स्वच्छता, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो वो एरिया को भी थोड़ा सा स्वच्छ रखिए, घर को भी स्वच्छ रखिए। वैसे तो सब करते ही हैं, लेकिन अभी ये जो फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें छोटी छोटी जगहों पे भी थोड़ी सी फंगस, आप देखना ये जो एटमॉस्फेयर कभी होता है ना तो लग जाती है। तो स्वच्छ एटमॉस्फेयर रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा कि अगर मुंह में किसी भी प्रकार की चांदी हो या कुछ भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत ही आप हॉस्पिटल में दिखा देना, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आगे जैसे बोला कि जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उनकी जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल घर में जितने भी लोग हैं उससे थोड़ी अलग कर लेना है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य लैंग्वेज में मैंने ये ब्लैक फंगस के बारे में बताया है। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए इनफ है, और अपना ध्यान रखिए, पैनिक जोन में मत आइए, डरिए मत, सोच समझ के अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करिए। ऐसा नहीं है जो भी बोला जाए कर लेंगे, राइट। और चिंता मत करिए, बिकॉज ये जो ब्लैक फंगस है इट इज़ नॉट कंटेजियस, वो चैपी नहीं है। लेकिन यस, प्लीज़ आप अपने इम्यून सिस्टम पे काम करिए, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, अच्छा सा खाइए, पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव विचार रखिए और व्यसन से दूर रहिए, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्थी, बी हेल्थी। थैंक यू।